नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरी में, जहां आपको मिलेंगी कुछ ऐसी डरावनी कहानियां जो आपकी दिल की धड़कन को धीरे धीरे और फिर बहुत तेज कर देंगी। आज की हमारी कहानी है अमित की, जो बिहार के एक छोटे से कस्बे में शमशान घाट के ठीक पास बनी एक बॉडी स्टोरेज वैन चलाता है। और दोस्तों, आज मैं ये कहानी आपको अमित के नजरिए से सुनाने जा रहा हूँ। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको डरावनी कहानियाँ पसंद है ना, तो झटपट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम अमित है और पता है मेरी ड्यूटी क्या होती है? हादसों में मिली लाशों को पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंचाना। लोग कहते हैं ना कि इस काम की तो आदत ही पड़ जाती है, पर सच तो ये है दोस्तों, कुछ आदतें कभी नहीं पड़ती, बस इंसान उन्हें सहना सीख जाता है। उस रात भी बारिश हो रही थी, सड़कें सुनसान थीं और मेरी वैन के पीछे एक स्ट्रेचर पर एक अजनबी लाश पड़ी थी। चेहरा एक सफ़ेद चादर से ढका हुआ था और उस चादर के नीचे से पानी टपक रहा था, जैसे बारिश का पानी नहीं, कुछ और ही रिस रहा हो। मैंने शीशे में देखा, पीछे सब शांत था, पर दोस्तों, अचानक मुझे लगा जैसे किसी ने बहुत धीरे से वैन के अंदर सांस ली हो। मैंने खुद को समझाया, अमित तू थक गया है, दिमाग तेरे साथ खेल कर रहा है। पर तभी मेरे मोबाइल पर बिना नेटवर्क के एक कॉल आ गया। स्क्रीन पर लिखा था अननोन। मैंने कॉल उठाया नहीं, पर कॉल कटते ही पीछे से एक आवाज़ आई, बहुत धीमी पर बिल्कुल मेरे कान के पास। भाई साहब। धीरे धीरे रुकने लगी। ब्रेक मैंने नहीं दबाया था और ठीक उसी पल पीछे से फिर वही आवाज़ आई, इस बार ज़्यादा साफ, ज़्यादा करीब। अब मत रोको, अब तो बहुत देर हो चुकी है। मैंने कांपते हाथों से गियर बदला, पर वैन हिली तक नहीं। और फिर मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरी गर्दन के ठीक पीछे खड़ा है। मैं पलटकर देखने ही वाला था दोस्तों, कि तभी वैन के अंदर की लाइट अपने आप जल उठी और जो मैंने शीशे में देखा उसने मेरी सांसें रोक दी, क्योंकि स्ट्रेचर पर पड़ी चादर अब खाली थी और पीछे मेरी ही आंखों में देखता हुआ कोई खड़ा था, जिसका चेहरा मैं पहचानता था। शीशे में जो चेहरा दिखा था दोस्तों, वो मेरा ही चेहरा था, पर उसकी आंखों में वो थकान नहीं थी जो मेरी आंखों में हर रोज रहती है। उन आंखों में कुछ और था, कुछ भूखा, कुछ जागा हुआ सा। मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकली, सिर्फ सांसें थीं जो अब बहुत तेज चल रही थीं। अचानक पीछे खड़ा वो धीरे से मुस्कुराया और एक अजीब सी खुशी से बोला, वैन मत रोकना अमित, जहां जा रहे हो वहां तुम पहले भी जा चुके हो। मैंने पूरी जान लगाकर ब्रेक मारे, वैन झटके से रुक गई और मैं सीट से गिरते गिरते बचा। जब मैंने सिर उठाकर देखा दोस्तों, पीछे कोई नहीं था, स्ट्रेचर बिल्कुल खाली पड़ा था। वैन के अंदर एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था, पर मेरी शर्ट पूरी तरह भीग चुकी थी, पसीने से नहीं बल्कि किसी ठंडी डरावनी नमी से। मैं फौरन बाहर उतरा। पोस्टमार्टम हाउस का गेट बस मेरे सामने था और मैंने सोचा, बस अब यही है। लाश उतार कर भाग जाऊंगा, पर जैसे ही मैंने पीछे का दरवाज़ा खोला, मेरे पैर जम गए दोस्तों। अंदर स्ट्रेचर पर फिर से वही चादर पड़ी थी और उसके ऊपर मेरे ड्राइवर कार्ड की कॉपी, नाम, फोटो, सब कुछ। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मुझे बता रहा हो कि अगला नंबर मेरा है। मैंने चादर हटाने की हिम्मत नहीं की, बस स्ट्रेचर खींचते हुए अंदर ले गया। अंदर एक पुराना स्टाफ था, जिसे सब पंडित जी कहते थे। लाश देखते ही
उन्होंने मेरी तरफ देखा और बहुत धीमे से बोले, आज तीसरी बार आया है तू यहाँ। मैं घबरा गया दोस्तों। बोला, क्या मतलब? मैं तो आज पहली बार आया हूँ। पंडित जी ने मेरी आंखों में देखा और बोले, नहीं बेटा, आज रात तू 2 बार और भी आया था, हर बार यही लाश लेकर, और हर बार कुछ न कुछ भूल कर गया। मेरे दिमाग में कुछ घूमने लगा। मैंने पूछा, मैं क्या भूल गया? उन्होंने मेरी जेब की तरफ इशारा किया। मैंने हाथ डाला दोस्तों, और जो निकला वो देखकर मेरी उंगलियां कांपने लगी। वो शमशान की एंट्री स्लिप थी जिस पर लिखा था डेड ऑन अराइवल अमित कुमार। मेरे कानों में सीटीसी बजने लगी। मैंने पीछे देखा वैन की तरफ, और मुझे लगा जैसे कोई वैन के अंदर से कोई मुझे पुकार रहा है, बहुत ही धीमे स्वर में, पर इतनी नजदीक से मानो वो मेरे भीतर ही गूंज रहा हो। अब तो तुम्हें याद आ ही गया होगा ना। मेरे कदम अपने आप वैन की तरफ बढ़ने लगे दोस्तों। दिल चिल्ला रहा था रुक जा, पर शरीर जैसे किसी और के बस में था। जैसे ही मैं ड्राइवर सीट के पास पहुंचा, दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर बैठा हुआ वो ही था, मेरी शक्ल वाला, पर इस बार उसकी गर्दन थोड़ी टेढ़ी थी, जैसे किसी ने जोर से मोड़ दी हो। उसने मुस्कुराते हुए कहा, याद आया कैसे मरा था तू? मेरे दिमाग में एक गजब का झटका लगा, और अचानक दोस्तों, अरे वाह, मुझे कुछ तस्वीरें दिखने लगी। तेज बारिश, फिसलती सड़क, और वैन के आगे एक और वैन, ब्रेक फेल, टक्कर, और फिर एक तेज झटका। कितना अद्भुत! मुझे याद आया दोस्तों उस एक्सीडेंट की रात जिसमें एक वैन बॉडी सीधे शमशान की दीवार से टकरा गई थी। ड्राइवर मौके पर ही मर गया था, और वो ड्राइवर, अरे ज़रा सोचिए, मैं ही था। मेरे मुंह से बस इतना निकला, तो फिर मैं अब क्या हूँ? वो मेरी परछाई सा हंसा और बोला, तू वही है जो रोज लाशें उठाता था, अब तुझे खुद को उठाना है। उसने स्ट्रेचर की तरफ इशारा किया। मैंने कांपते हुए पीछे मुड़कर देखा, और इस बार दोस्तों स्ट्रेचर पर मेरी ही लाश पड़ी थी। चेहरा नीला, गर्दन टेढ़ी और आंखें अधखुली। मैं चीखना चाहता था पर आवाज़ नहीं निकली, सिर्फ गले में एक सूखी सी घुटन। तभी पीछे से पंडित जी की आवाज़ आई, बहुत शांत, बहुत भारी, जब तक तू अपनी लाश नहीं उठाएगा तब तक ये चक्कर चलता रहेगा बेटा। मैंने उनसे पूछा, दोस्तों अगर उठा ली तो? उन्होंने मेरी तरफ देखा और बोले, तो किसी और को तेरी जगह लेनी पड़ेगी। मेरे सामने वैन, अंदर मेरी परछाई, पीछे मेरी लाश, और सामने वो रास्ता जो शमशान की आग तक जाता था। और उसी पल मेरे फोन पर फिर से वही अनजान कॉल आने लगी। इस बार स्क्रीन पर लिखा था, अगला ड्राइवर तैयार है। मैंने कांपते हाथों से कॉल उठाई दोस्तों, और उधर से जो आवाज़ आई वो मेरी नहीं थी, वो किसी और की थी, जो रोते हुए बोल रहा था, भाई साहब मुझे ये काम मिल गया है, बस आज मेरी पहली ड्यूटी है। मेरी आंखें फैल गईं क्योंकि वो आवाज़ वैन के बाहर से भी आ रही थी, वो खुशनुमा आवाज। मैं धीरे धीरे वैन से बाहर निकला दोस्तों, और उस पल को देखकर मेरे दिल को असीम शांति मिली। सामने खड़ा था एक दुबला पतला लड़का,
बारिश की बूंदों से तरबतर हाथ में थामे हुए था अपना जॉइनिंग लेटर। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था, पर उस डर से भी बड़ी थी उसकी ज़रूरत। वो बार बार उस शमशान की ओर देख रहा था, जैसे अपने अंदर जाने की हिम्मत को बटोर रहा हो। और फिर वैन के अंदर से मेरी परछाई ने फुसफुसाते हुए कहा, बस वही है अगला, अब तो सचमुच आज़ाद हो सकता है। और उस पल वो लड़का मेरी तरफ बढ़ने लगा। और वो बोला, भाई साहब, आप ही अमित जी है ना? मुझे बताया गया था कि आप ही ट्रेनिंग देंगे। मेरे गले में कुछ अटक सा गया था दोस्तों। मैं उसकी आंखों में देख रहा था वही खौफ जो कभी मेरी आंखों में हुआ करता था। मैंने पीछे मुड़कर देखा, स्ट्रेचर पर पड़ी अपनी ही लाश और फिर उस वैन में बैठी अपनी परछाई। उन तीनों में से कोई भी मुझे अकेला छोड़ने को तैयार नहीं था। लड़के ने फिर से पूछा, भाई साहब, ये पहली ड्यूटी में? अरे इतनी सी बात से क्या डरना? मेरे अंदर कुछ खुशी से खिलखिला उठा दोस्तों। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आज लौट आए तो शायद। पर मेरी परछाई खुशी से उछल पड़ी, नहीं, अगर ये नहीं गया तो तू फिर से मौज मस्ती के चक्कर में फंस जाएगा। तभी पंडित जी भी मुस्कुराते हुए फिर से सामने आ गए और हंसते हुए बोले, हर रात कोई ना कोई नए सपने लेकर आता है बेटा, पर उन्हें पूरा तो हमेशा एक ही करता है। मैंने खिलखिलाते हुए पूछा, दोस्तों, अगर मैं खुद को थोड़ा और ऊंचा उठा लूं तो क्या ये लड़का बच पाएगा? पंडित जी ने मेरी तरफ देखा और बहुत धीमे से बोले, बचेगा, पर तू कहीं और भेज दिया जाएगा। मेरे कानों में उस लड़के की आवाज गूंज रही थी, घर में मां अकेली है भाई साहब, इसीलिए ये नौकरी बहुत जरूरी है। मेरे हाथ अपने आप स्ट्रेचर की तरफ बढ़ गए दोस्तों। पर तभी वैन के अंदर से मेरी परछाई बोली, एक बार खुद को उठा लिया तो फिर कभी किसी को बचा नहीं पाएगा। और उसी पल शमशान के अंदर से चिता की आग की वो रोशनी और तेज होकर बाहर तक फैल गई, ऐसे जैसे कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। लड़का फिर बोला, भाई साहब, कहाँ से शुरू करूं? और मेरे सामने अब दो रास्ते थे दोस्तों, एक जो उसे अंदर ले जाता और दूसरा जो मुझे। मेरे होंठ हिले दोस्तों, पर आवाज बाहर नहीं आई। बस दिल के अंदर कुछ बहुत जोर से टूट रहा था। लड़का मेरे सामने खड़ा था, भीगा हुआ, कांपता हुआ, और मेरी परछाई वैन के अंदर बैठी मुस्कुरा रही थी। मैंने धीरे से कहा, पहले अंदर मत जाओ। लड़का घबरा गया। क्यों भाई साहब, कुछ गड़बड़ है क्या? पंडित जी ने मेरी तरफ देखा और आंखों से इशारा किया, जैसे वो कह रहे हों, अब जो भी बोलेगा किसी की तकदीर लिखेगा। मेरे हाथ कांप रहे थे दोस्तों। मैंने स्ट्रेचर की चादर को छुआ और ठीक उसी पल मेरी उंगलियों में जैसे बर्फ दौड़ गई। कानों में फिर वही आवाज गूंज उठी, मेरी ही आवाज, पर बहुत गहरी, छू लिया ना, अब पीछे नहीं हट सकता। मैंने झटके से अपना हाथ खींच लिया और पीछे हट गया। लड़का डर के मारे बोला, भाई साहब, आप ठीक तो हो ना? मैंने उसकी तरफ देखा दोस्तों, और पहली बार मुझे लगा शायद मैं उसे सच बता दूं। पर तभी शमशान के अंदर से एक जोर की आवाज आई, जैसे किसी ने लोहे का दरवाजा बंद कर दिया हो। पंडित जी ने कहा, समय कम है बेटा। मेरी परछाई हंसी, अगर ये अंदर गया तो तू आजाद। मैंने आंखें बंद की दोस्तों, और अचानक मुझे अपनी माँ की याद आ गई, जो हर सुबह कहती थी, बेटा, अगर किसी को बचाना पड़े तो खुद को मत देखना। मेरी आंखें खुली और मैंने फैसला कर लिया। मैंने लड़के का हाथ पकड़ा और उसे पीछे खींच लिया। वो चौंक गया। भाई साहब, क्या कर रहे हो? मैंने कहा, आज तुम घर जाओ, ये नौकरी तुम्हारे लिए नहीं है। मेरी परछाई चीख पड़ी,
तू क्या कर रहा है? फिर से चक्कर में फंस जाएगा। और ठीक उसी पल दोस्तों, स्ट्रेचर अपने आप मेरी तरफ खिसकने लगा, जैसे कोई अदृश्य हाथ मुझे बुला रहा हो। पंडित जी ने बेहद गंभीर आवाज में कहा, अब तूने चुन लिया है बेटा। मैंने कांपते हुए पूछा, अब मेरे साथ क्या होगा? उन्होंने शमशान की आग की तरफ देखा और बोले, अब तू ड्राइवर नहीं रहेगा, अब तू। और तभी मेरे पैरों के नीचे जमीन धीरे धीरे गर्म होने लगी, जैसे आग मुझे नीचे से छू रही हो। और मेरे ठीक पीछे वैन का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। अंदर उस गहरे अंधेरे में कोई और भी बैठा था, जो मेरी परछाई जैसा नहीं था। वैन के भीतर जो बैठा था दोस्तों, वो मेरी परछाई नहीं था। उसका चेहरा जला हुआ और आंखें बिल्कुल खाली। उसने बहुत धीरे से अपना सिर उठाया और बोला, अब तेरी ड्यूटी बदल गई है। मेरे पैरों के नीचे जमीन और गर्म होती चली गई। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी शमशान की दहकती आग पर खड़ा हूं। मैंने पीछे मुड़कर देखा, वो लड़का भाग चुका था। उसकी जगह अब मैं अकेला था। और तभी पंडित जी की आवाज आई, मगर इस बार बहुत दूर से। अब तू लाशें नहीं उठाएगा बेटा, अब तू। बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि वैन का दरवाजा जोर से बंद हो गया। अंदर घना अंधेरा था, सिर्फ इंजन की आवाज आ रही थी। और वो जला हुआ चेहरा जो मेरी तरफ झुक रहा था, उसने फुसफुसा कर कहा, आज से तू इन्हें यहां तक लाएगा नहीं, तू इन्हें। और ठीक तभी वैन अपने आप चल पड़ी। शमशान पीछे छूटता चला गया और सामने एक ऐसी सड़क जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मेरे मोबाइल पर आखिरी बार स्क्रीन जली और लिखा आया, नई ड्यूटी शुरू। मैं चिल्लाना चाहता था दोस्तों, पर आवाज नहीं निकली और वैन उस अंधेरी सड़क में धीरे धीरे गायब हो गई, जहां हर मोड़ पर किसी और की सांसें मेरा इंतजार कर रही थीं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि हमारी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप हमारी कहानियां कहां से सुन रहे हैं। अगली कहानी में आपका नाम लिया जाएगा। दोस्तों, जिस तरह आपने हमारी पिछली हर वीडियो को प्यार दिया है, उसी तरह इस वीडियो पर भी अपना बेशुमार प्यार और गहरा सपोर्ट दिखाइए। आप सभी के इसी अटूट समर्थन के कारण ही मैं आज इस मुकाम तक पहुंच पाया हूं। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों के बलबूते पर हमारा ये परिवार बहुत बहुत आगे तक जाएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप भी हमारी इस प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन सकें। और जिन दोस्तों ने पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है, मैं उन सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। इसी के साथ अब मैं आप सबसे विदा लेना चाहूंगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए। अलविदा।